हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं या मैं कहूँ कि एक हम नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और वो नया चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लास 12th बायोलॉजी का जो अगला चैप्टर आने वाला है, अब हमारे पास कंटिन्यूसली यही चलने वाला है चैप्टर आगे कुछ दिनों तक। वो जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर में हम बेसिकली 3 या 4 कंपोनेंट या 3 या 4 टाइप के स्पेसिफिक टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। उनमें से जैसे एक टॉपिक होता है स्ट्रेटजीज क्या क्या है, क्या क्या हमें इस कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या हमें अचीव करना होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉपुलेशन जो लगातार बढ़ रही है उसका रीजन क्या है ये भी हमें जानना है आगे। देन आफ्टर हमें ये भी समझना है कि हम पॉपुलेशन साइज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या आइडियल मॉडर्न कंट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं लोगों के पास में। फिर हम स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इस चैप्टर में मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक इंट्रोडक्शन और जो पॉपुलेशन वेरिएशंस आए हैं, ये कह सकते हैं पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट। ओके, देखिए, अगर हम पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करना चाहें तो जो बेसिक डिफिनेशन है वो बेसिक डिफिनेशन बताती है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। मीन्स ऐसे लोगों को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह सकते हैं, दोज आर हैविंग हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। दिस जो उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है, तो ऑल दोज पीपल दोज आर called reproductive healthy. It means they having normal reproductive functional organs. बट दिस इज और कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट नैरो डिफिनेशन है। अगर हम इसको लार्जर स्केल में समझने की कोशिश करें, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन इसकी डिफिनेशन दिया और उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंगली है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इट इज नॉट ओनली द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बट एट द सेम टाइम दिस इन्वॉल्व सर्टेन अदर पैरामीटर्स, जैसे कि फिजिकल मीन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फिजिकली फुली फंक्शनल होने चाहिए। इमोशनल दैट मीन जो मेल और फीमेल के बीच का इमोशनल कनेक्ट है वो हेल्दी होना चाहिए। नॉर्मल इमोशनल इंटरेक्शंस इन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इमोशनल हो मीन्स द पर्सन दोज हु आर अदर द मेल आर द फीमेल, उनके अंदर कुछ ऐसे इमोशनल कनेक्शन होने चाहिए, बॉन्ड्स होने चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ बहुत हेल्दी रिलेशंस को रख सकें। बिहेवियरल, उसका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है दैट मीन हाउ द मेल आर द फीमेल बिहेव विद द हिज हर काउंटर पार्ट, वो भी बहुत नॉर्मल होना चाहिए। सोशल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल ऑर्गेनिज्म है और उस सोशल ऑर्गेनिजम्स के भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, उनके कुछ परिसीमन होते हैं और उन परिसीमन के अंदर ही पर्सन को अपनी बेसिक लाइफ को जीने का अधिकार है। ये हम कहते हैं कि अनडाउटेडली वी आर फ्री what to do, but no, we are free. It means we have been given some rights, and our rights or our freedom terminates where from the other notch starts. Means हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रता वहीं से खत्म होती है जहां से किसी दूसरे के अधिकार या उसकी स्वतंत्रता शुरू होती है। तो जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें फॉलो अप करना पड़ता है इन ऑर्डर टू लिव इन ए बेटर इन्वायरमेंट। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन when defines reproductive health, then it includes 4 parameters. One of them physical parameter, this healthy reproductive normal function reproductive organs होने चाहिए। मेल और फीमेल के बीच का जो इमोशनल कनेक्शन हो, बॉन्ड हो, वो स्ट्रांग हो, हेल्दी हो। सोशल बिहेवियरल एस्पेक्ट हो कि जो मेल और फीमेल का बिहेवियर है विद द काउंटर पार्ट वो हेल्दी और नॉर्मल रहे, पोलाइट रहे। सोशल कॉन्सियसनेस, सपोर्टिवनेस, इन्वायरमेंट हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके वो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4 पैरामीटर पर डिफाइन करने की कोशिश किया है। आज के हम इस टॉपिक में जहां हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन की, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इंडिया ने क्या कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्या क्या उसमें उन्होंने अचीवमेंट किए हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव को लेकर के इस प्रोग्राम को इन्होंने स्टार्ट किया था और उनको अचीव करने के लिए क्या क्या हमें चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इंडिया अमंग द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। 1951 में ही इंडिया ने अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में बेसिकली फैमिली का साइज वगैरह ही एक कह सकते हैं बेसिक सेंटर था, बट लेटर ऑन टाइम टू टाइम इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को एसेस किया गया एंड आफ्टर असेसमेंट ऑफ दिस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेटर ये देखा गया कि केवल एक फैमिली का साइज या कह सकते हैं कि उसमें केवल मेल और फीमेल की हेल्थ को ना ही लेकर के जो उनकी फोर्थ कमिंग जनरेशन दैट मीन उनके जो बच्चे होते हैं उनकी भी प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखा जाए। जो मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर मदर हेल्दी होगी तो जो यंग वन होगा, जो फोर्थ कमिंग बेबी होगा वो हेल्दी होगा, और जो हेल्दी लोग होंगे वो हमारी सोसाइटी में आगे चल करके क्या करते हैं, एक कह सकते हैं ह्यूमन लेबर प्रोवाइड करते हैं। मींस इस कंट्री की ग्रोथ के लिए जो हमें मैन पावर की जरूरत होती है वो भी हमें इसी पॉपुलेशन से मिलती है। तो ये भी जरूरी है कि पॉपुलेशन में जो लोग हों वो हेल्दी होने चाहिए, और वो तभी संभव है जब जो यंग जनरेशन आने वाली है वो खुद भी हेल्दी हो। ओके, so that is why after decades this program, that is family planning program, was assessed, and after assessment the later family planning program was known as reproductive and child health care program। प्रेजेंट टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यह प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम के नाम से चलाया जाता है, जिसमें कि फीमेल की भी केयर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन आफ्टर प्रेगनेंसी जो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, जो सब चीजें हैं उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए वो मिलेंगी, और जो फीटस है, जो बेबी है, वो बेबी बर्थ के बाद में उसको कैसे केयर करना है। दैट मीन जैसे आजकल बहुत सारे एड्स आते हैं, स्लोगन्स होते हैं, और वो सब कहते हैं कि बेबी के लिए बेस्ट फूड क्या है, ठीक है, बेबी को मदर मिल्क कब तक दिया जाना चाहिए, कौन कौन से कह सकते हैं वैक्सीनेशन किए जाए, बहुत सारी चीजें आज की डेट में हमारे जो गवर्नमेंट है या कुछ एनजीओज है वो इस डायरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू डेवलप अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। अब इसमें हमें करना क्या है, जैसे अवेयरनेस, मीन्स जो अपनी सोसाइटी में लोग हैं उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हेल्दी चाइल्ड का होना क्यों जरूरी है, हेल्दी मदर का होना क्यों जरूरी है, और जो उनके काउंटर पार्ट या उनके सोसाइटी में जो भी लोग हैं, जो उनकी फैमिली में जो लोग हैं उनका हेल्दी होना क्यों जरूरी है। अब देखो हेल्थ की यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो रही है कि कौन किससे किस तरीके का रिलेशन है, उस रिलेशन के रहते हुए जो एक हेल्दी माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के। तो ऑडियो विजुअल एड्स, टेलीविजन में देखें, इंटरनेट में देखें, बहुत सारे विजुअल एड्स आते हैं, रेडियो में बहुत सारे ऑडियो एड्स आते हैं, प्रिंट कंपेन न्यूज़पेपर में प्रिंट आती है, मैगजीन से प्रिंट आती है, पैम्पलेट्स होते हैं, कंपेन्स किए जाते हैं किस, और इसके बाद सेक्स एजुकेशन इन स्कूल टू डिस्पेल मिथ्स। मीन्स हम किस तरीके से लोगों के बीच में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस ला सकते हैं, और उस अवेयरनेस लाने के लिए हमें सहारा किसका लेना पड़ता है, ऑडियो विजुअल एड्स का लेना पड़ता है, प्रिंट्स का लेना पड़ता है, दैट मीन जो न्यूज़पेपर में प्रिंट एड देना है या मैगजीन्स में देना है, कुछ कंपेन्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एनजीओज के द्वारा, और स्कूल लेवल पर सेक्स एजुकेशन को इंट्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि जो यंग माइंड्स होते हैं उन यंग माइंड में रिप्रोडक्शन को लेकर के या सेक्स को लेकर के बहुत सारे मिथ्स होते हैं, और उन मिथ्स को अगर हम डिस्पेल नहीं कर सकते, दैट मीन अगर उन मिथ्स को हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं तो वो जो बच्चे आगे चल करके वो कभी किसी के द्वारा मिसयूज हो सकते हैं, उनके पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने के कारण वो कभी मिसगाइड किए जा सकते हैं। डन, देन आफ्टर अब ये भी चीज है कि ये अवेयरनेस इतने तरीके से, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अवेयरनेस स्प्रेड करने का रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो पेरेंट्स हो गए, अपने बच्चों को इन सब चीजों के बारे में समझाएं। एक पर्टिकुलर एज के आने के बाद में अनडाउटेडली पेरेंट्स की अपनी एक सीमाएं होती हैं, वो डायरेक्टली बच्चे से इस मैटर इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं कर पाते, बट कुछ ऐसे वो एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, और उन एग्जाम्पल को सेट करके वो बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। टीचर्स हो गए, अनडाउटेडली टीचर्स तो वैसे भी क्लास में हर तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं, खास के जो बायोलॉजी के टीचर होते हैं उन बायोलॉजी के टीचर की तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को उसकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाए। देखिए सिंपल से दोस्तों बता दूं, किसी भी एग्जाम में पास होना ही जरूरी नहीं है, बट उस एग्जाम के बाद जब आप आगे चढ़ते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि कोई एक स्टूडेंट है जो एमबीबीएस के लिए नीट की तैयारी कर रहा है, नीट एग्जाम क्रैक करता है,
MBBS करता है, आगे MD करता है और एक डॉक्टर बनता है। तो डॉक्टर तो बन गया, बट उसके साथ में एक अच्छा डॉक्टर बनना, जिस डॉक्टर के साथ एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत जरूरी होता है। तो उसको किस तरीके से ट्रेन किया जाए, उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसके साथ रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग एक बच्चे के आसपास होते हैं जो बच्चे को इस टॉपिक में देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको पास ऑन कर सकते हैं। और उन बच्चों को भी यही चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से समझें और एनालाइज करें कि अगर इस सोसाइटी में ये इस टाइप की एविल्स हैं, इस टाइप की चीजें हैं, तो उनको हम कैसे आगे भविष्य में दूर कर सकते हैं। एजुकेशन टारगेटिंग फर्टाइल मैरिजेबल कपल्स मीन्स जो मैरिज फर्टाइल या मैरिजेबल कपल्स होते हैं उन पर भी ध्यान ये दिया जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए मैरिजेबल कपल है या आगे वो जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी होने वाली है, तो उनको जो फैमिली प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, हाउ दे कैन कीप सॉरी एंड व्हेन दे शुड प्लान द कह सकते हैं फैमिली और द बेबी, उनको बेबी का प्लान करना चाहिए, उनके पास क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। साथ ही साथ जो फैमिली प्लानिंग को कह सकते हैं जो बहुत सारी चीज लाइक कंट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक फीमेल को यह भी बताया जाना चाहिए कि बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में कुछ ऐसी जगह भी चीजें आती हैं कि बहुत सारे फीमेल ऐसे होते हैं जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, तो उसके सिग्निफिकेंस भी लोगों को बताया जाना चाहिए। ठीक है। और साथ ही मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। जनरली आज भी इस सोसाइटी में समाज में ये है कि मेल चाइल्ड को सुपीरियर मानते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ द फीमेल चाइल्ड, बट ये मिथ्स धीरे धीरे तोड़ा जाना चाहिए और मेल और फीमेल चाइल्ड को लगभग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल इन लाइफ, चाहे वो एजुकेशन हो या वो करियर हो, जो भी कह सकते हैं आगे भविष्य है उन दोनों का, उन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए फ्रॉम द पेरेंट साइड, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड अदर पीपल ऑल्सो। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बिल्डिंग मेडिकल असिस्टेंट। अब देखिए अगर हमें वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम रन करने हैं, चलाने हैं, तो उसके लिए हमें कुछ क्या चाहिए? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन द फॉर्म्स आप कह सकते हैं हमें हॉस्पिटल से चाहिए, कुछ बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर से चाहिए। ठीक है। लाइक तो मेडिकल बिल्डिंग असिस्टेंस टू प्रेगनेंसी डिलीवरी, लाइक जो बहुत सारी जो प्रेगनेंसीज हो, अब ये जो प्रेगनेंसीज हैं, अब प्रेगनेंसी का डिलीवरी जितना ज्यादा असिस्टेड डिलीवरी होगी, मीन्स वो अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर के असिस्टेंस में होगी, तो जो डिलीवरी के टाइम में जो रिस्क होते हैं टू द फीटस एंड टू द मदर वो बहुत कम हो सकते हैं। और अगर कोई रिस्क आया भी है, कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज भी हुई है, तो उस कॉम्प्लिकेशन को इजीली उसी समय टैकल किया जा सकता है। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है एसटीडीज। ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं प्रॉब्लम है ह्यूमन सोसाइटी में, कि बहुत केसेस पर ऐसे होते हैं कि सम टाइम द मेल एंड फीमेल आर गोइंग टू एस्टेब्लिश रिलेशन सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अननोन पर्सन, या दैट मीन दे समटाइम दे अंडरगो द पॉलीगैमी, या कभी कभी अपनी खुद की प्रॉपर हाइजीन ना रखने के कारण उनमें कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक को अफेक्ट करते हैं और फिर वो आगे चल कर सीवियर कंडीशन बन सकती है। देन आफ्टर आता है हमारा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के केसेस मीन्स कि जो मेल फीमेल हैं वो कुछ कंडीशंस के होने के बावजूद भी वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द पेरेंटहुड। तो इन सब चीजों को भी हमें टैकल करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इतने साथ ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चाहिए, काउंसलिंग काउंसलिंग पर्सन चाहिए, जो कि अगर कोई कपल उनके पास पहुंचा है, वो जिस टाइप की प्रॉब्लम को लेकर के वो उस काउंसलर के पास या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास पहुंचे हैं, उनके सॉल्यूशंस बताने वाले भी अगर नहीं होंगे, तो भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रॉपरली अटेन नहीं कर सकते हैं। मीन्स will we going to be fail in order to develop a reproductive healthy society. Amniocentesis. Amniocentesis basically it is the method of क्रोमोसोमल एनालिसिस ड्यूरिंग फीटल स्टेज। जो एमनियोसेंटेसिस है ये लगभग मान के चलिए एमनियोसेंटेसिस डन 14th to 16th week old pregnancy।
14 to 16 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी में एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। देखो होता क्या है कि जो ये फीटस है, दिस इज द फीटस या एम्ब्रियो, ये यहां पर फीटस है। फीटस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग कहते हैं एमनियोन, और इस एमनियोन में के द्वारा एक कैविटी बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। और इस एमनियोटिक कैविटी में ये भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड में यहां पर प्रेजेंट पाए होती हैं क्या, फीटल सेल्स भी होती है। तब स्किन सेल्स वगैरह होती हैं, तो यहां पर ये प्रेजेंट हैं क्या, फीटल सेल्स प्रेजेंट हो। तो अगर बाई चांस मान लीजिए डॉक्टर कुछ कपल को एडवाइस करते हैं एमनियोसेंटेसिस कराने के लिए, अब वो कब कराते हैं, खास करके अगर देखा जाए कि इफ ए फीमेल गेटिंग प्रेग्नेंट बियॉन्ड 35 और 40 इयर्स ऑफ एज, तो 35 या 40 इयर्स ऑफ एज के बाद अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो उनकी केस में क्या होता है कि जो फीटस होगा, उनका जो होने वाला बेबी है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बट हो सकता है कि उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाए, तो चाइल्ड को कोई जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, और वो जेनेटिक डिसऑर्डर बीइंग कह सकते हैं नॉन ट्रीटेबल, फिर उसका कोई केयर तो हो रहा होने से रहा, तो अब वो बच्चा लाइफ लॉन्ग सफर करेगा। तो इस सिचुएशन पे, अच्छा एक चीज बता दूं आपको, why the female are not advised why female are advised not to get pregnant beyond 40s, ये इसका टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो खैर आगे चलते हैं। होता क्या है कि यहाँ एक सिरिंज की हेल्प से, नीडल की हेल्प से यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायर कर लेते हैं। जब एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर इसमें फीटल सेल्स भी आ जाती हैं, ये फीटल सेल्स आ जाती हैं, ठीक है। अब इन फीटल सेल्स का हम करते हैं क्रोमोसोमल एनालिसिस। लेटर ऑन देयर इज क्रोमोसोमल एनालिसिस, ये कह सकते हैं कैरियोटाइपिंग करते हैं। अब उस क्रोमोसोमल एनालिसिस के बाद हमें कुछ ऐसी चीजें पता लग सकती हैं, दैट मीन कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने की चीजें पता चल सकती हैं अगर उसमें है तो, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम हो जाता है। मीन्स जब क्रोमोसोम्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट क्रोमोसोम के पेयर में अरेंज करते हैं, तो जैसे मान लीजिए वो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर पहुंचे, तो वहां देखा कि ट्राइसोमी कंडीशन है, तो उस ट्राइसोमी कंडीशन का मतलब वो डाउन सिंड्रोम है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल कितना मिलेगा, 47 मिलेगा। तो वो डाउन सिंड्रोम के केस में ये कह सकते हैं जो चाइल्ड होता है उसके जो आईक्यू लेवल कम होगा, वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। बाकी की चीजें आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। हीमोफीलिया दैट मीन जो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर वो हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया है, या अदर टाइप ऑफ बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक कलर ब्लाइंडनेस, इनका पता किया जा सकता है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, इनका पता कर सकते हैं। कुल मिला के कि एमनियोसेंटेसिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिटरमाइनिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन फीटस बिफोर बर्थ। अब जरा सोचिए कि अगर किसी फीटस में जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जेनेटिक डिसऑर्डर का अभी तक कोई ऐसा बहुत ही कह सकते हैं फुल प्रूफ क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो चाइल्ड तो लाइफ लॉन्ग सफर करेगा ही करेगा, साथ में 24/7 हो सकता है उसको किसी न किसी केयर टेकर की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में अगर कंडीशन ये मिलती है कि द फीटस इज हैविंग सर्टेन टाइप ऑफ नॉन क्यूरेबल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, or the survivability of the fetus is riskier not only for the fetus, for mother as well, तो इन दैट केस एक ही ऑप्शन आएगा कि ऐसी प्रेगनेंसीज को एबॉर्ट करा दिया जाए। डन, याद रखिएगा, एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग और टू फाइंड आउट टू एनालाइज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, नॉट एनी काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटी, लाइक मान लीजिए लिम्स का ग्रोथ नहीं हो रही है, ईयर कॉन्का डेवलप नहीं हो रहा है, हार्ट के वाल्व नहीं बन रहे हैं, या क्लेफ्ट पैलेट है, लाइक यहाँ पर कुछ लोगों का ये क्लेफ्ट बढ़ जाता है,
तो जो मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज होती हैं उनको एमनियोसेंटेसिस से पता नहीं कर सकते हैं। वेरी क्लियर। दिस एमनियोसेंटेसिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ फाइंडिंग आउट ओनली जेनेटिक डिसऑर्डर्स which may occur due to the chromosomal abnormalities or genetic mutations। अब सबसे अच्छी चीज यही पता लगी कि अगर किसी एक चाइल्ड में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिजीज डेवलप हो रही है और या हो चुकी है ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट, तो उसको एवॉर्ड कर दिया जाए जिससे कि वो चाइल्ड और उनके पेरेंट्स दोनों सफर ना करें। ये बहुत अच्छी चीज हुई एमनियोसेंटेसिस की। लेकिन आज के समाज में दोस्तों ऐसी कोई चीज नहीं जिसका लोग मिसयूज ना करना शुरू। ये एमनियोसेंटेसिस का बेसिक कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट यूज बताया गया क्या, टू फाइंड आउट, टू डिटेक्ट द, टू डायग्नोस द जेनेटिक डिसऑर्डर। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। होता क्या है कि यहां पर जो ये फीटस की जब सेल ली जाती हैं, तो जब यहां पर ये फीटल सेल ली गई और जब फीटल सेल्स का क्या करते हैं, क्रोमोसोम एनालिसिस किया, तो इस दौरान वो सेक्स ऑफ फीटस भी डिटरमाइन कर देते हैं, कर सकते हैं, कर तो कैसे देते नहीं है, वो फीटस का सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते। अब ये अगर है तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे माइंडसेट के लोग होते हैं जो मेल और फीमेल चाइल्ड में कुछ कह सकते हैं डिस्पैरिटी रखते हैं, उनका डिफरेंस रखते हैं, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो इस एमनियोसेंटेसिस के टेक्निक के द्वारा फीटस का सेक्स पता करके उसका, अगर वो फीटस फीमेल है तो उसका एबॉर्शन करा। दिस इज अ मिस यूज। ठीक है, मिस यूज है हुआ कि दिस लोग पीपल कैन help in a people can be helped in order to determine the sex of the fetus, and if the fetus supposed to be female then the pregnancy can be aborted। तो वो चीज भी एक यहाँ पर गलत है, फीमेल फेटिसाइड किया जाता है वो क्या है, एक गलत तरीका है, इसका मिसयूज है। तो देखिए दिस एमनियोसेंटेसिस को हम बैन करें या ना करें, एमनियोसेंटेसिस को हम 100% बैन नहीं कर सकते क्योंकि एमनियोसेंटेसिस help in detection of the various type of diagnosis of various type of genetic disorders, but it has to be banned if it is aimed or it is being carried out in order to detect the sex of the child। वेरी क्लियर। चाइल्ड के सेक्स डिटरमिनेशन के पर्पज से अगर एमनियोसेंटेसिस कोई पेरेंट्स कराते हैं तो 100% बैन होनी चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं, वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ कंट्रीज ने कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं कि अगर वो एमनियोसेंटेसिस के द्वारा वो सेक्स डिटरमिन कराते हैं और फीमेल फर्टिसाइड को प्रमोट करते हैं तो ऐसे लोगों को जेल होती है। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनका मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाता है, उनका क्लिनिक परमानेंटली सील्ड हो जाता है। केवल एक चीज ही करने से, लगातार एक कह सकते हैं परमानेंटली एक ही चीज पर डायरेक्शन में जाने से भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन नहीं कर सकते। देखिए जब समय बदलता है तो समय के साथ साथ क्या कह सकते हैं, जब परिस्थितियां बदलती हैं तो उनके साथ साथ कुछ न्यू इनोवेशंस का होना भी जरूरी है। और उन्हीं इनोवेशंस में एक इनोवेशन है सहेली। सहेली इज ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ एंड दिस इज नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव। क्योंकि देखो जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो मोस्टली कैसी हैं, स्टेरॉइडल है। अब जो स्टेरॉइडल पिल्स होती हैं भविष्य में आगे चल करके फीमेल में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते, इट इज नॉट नेसेसरी कि हो ही जाएगा, दैट इज व्हाई देयर मे बी सम टाइप ऑफ साइड इफेक्ट्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनटेक ऑफ द स्टेरॉइड कंटेनिंग कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो उन साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए और मैक्सिमम कंट्रासेप्टिव एबिलिटी को गेन करने के लिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने एक पिल डेवलप किया जिसका नाम रखा कौन से, सहेली। और ये नॉन स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव पिल है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। फैक्टर ऑफ एन इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम, बेटर अवेयरनेस, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स रिलेटेड मैटर्स, जो इश्यूज है उनको प्रॉपर समझा जाए। असिस्टेंट डिलीवरीज की मोर नंबर ऑफ असिस्टेंट बर्थ होने चाहिए, जो प्रेगनेंसी जब उसका पर्चुरेशन हो रहा है चाइल्ड का तो वहां पर मेडिकल
प्रैक्टिशनर के होना जरूरी होता है। बहुत सारे जो गांव वगैरह में कभी कभी कुछ प्रेगनेंसीज होती हैं और उनके केस में जब मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है तो या तो न्यूबॉर्न जो होता है उसकी डेथ हो सकती है या फिर मदर की डेथ हो सकती है, दोनों की भी डेथ हो जाती है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन होते हैं, डिलीवरी होते हैं, उनको टैकल करने के लिए जरूरी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज होनी चाहिए। पोस्ट नेटल केयर मीन्स आफ्टर बर्थ जो चाइल्ड है, उधर मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जानी चाहिए और जिस टाइम पर जो उसके वैक्सीनेशन है उसको वैक्सीनेशन दिए जाने चाहिए। बेटा लीडिंग टू द डिक्रीज MMR एंड द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनको डिक्रीज किया जा सकता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो मदर की भी डेथ हो सकती है या बेबी की डेथ हो सकती है या दोनों की हो सकती है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करने के लिए जरूरी है कि मैक्सिमम असिस्टेड या मेडिकली असिस्टेड बर्थ होनी चाहिए। फैमिली साइज, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल चूजिंग स्मॉल फैमिलीज, एसटीडीज मैनेजमेंट, बेटर डिटेक्शन एंड द क्योर ऑफ एसटीडीज। आज की डेट साइंस का, मेडिकल साइंस काफी कुछ कह सकते हैं एडवांस हो चुका है, बहुत सारे एसटीडीज का वो डिटेक्शन कर लेते हैं, उनका प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, कि जो भी किसी कपल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर वो डॉक्टर को या किसी काउंसलर से मिलते हैं तो उनको ऑन टाइम उस टाइप का सॉल्यूशन उनको मिल जाता है। डेमोग्राफिक सर्च, खैर ये एक कह सकते हैं कि एक ऐसा कुकर है जो लगातार धीरे धीरे फटता जा रहा है, कभी ऐसा फटेगा कि लोग संभाल नहीं पाएंगे इसको। अगर मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूं तो बाय द ईयर इन 1900 वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी दिखती है यहां पर हमें 2000 मिलियन, या कह सकते हैं कि ये 2 बिलियन के आसपास मिलती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 900, मतलब अगर जब से हम हिस्ट्री क्या ह्यूमन हिस्ट्री की स्टार्ट करते, जब से एक प्रकार का डेटा कलेक्शन आया होगा तो उसको उस ह्यूमन पॉपुलेशन को 2 बिलियन पहुंचने में 1900 साल लगे। भाई 1900 हो तो उसके पहले तो शुरुआत वही है ना कि मान लो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के 1900 सेंचुरी तक 1900 साल तक आते आते कितनी पॉपुलेशन हुई, वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 2 बिलियन थी। डन। तो इस वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडियन पॉपुलेशन भी इंक्लूडेड है, वो अलग डेटा है। तो बाई ईयर ऑफ 900 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी, लेकिन इन नेक्स्ट कह सकते हैं कि वो 2000 तक आते कितनी हो गई 6 बिलियन, and by year 2011 the population becomes 7.2 billion. Similarly, that similar trend also being observed in Indian population at the time of independence 1947 what Indian population थी 350 million, जो by the year 2000 कितना हो जाता है 1 billion। मीन्स ठीक लगभग ये मान के चलिए कि आगे की जो टाइम डबल हुआ लेकिन पॉपुलेशन 3 टाइम्स हो गई, टाइम डबल पॉपुलेशन 3 टाइम्स हुआ। एंड मे 2011 द इंडियन पॉपुलेशन क्रॉस द मार्क ऑफ 1.2 बिलियन। मीन्स जो पॉपुलेशन है बहुत रैपिडली इंक्रीज होती चली जा रही है और रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ही कहलाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन सर्ज या डेमोग्राफिक सर्च। क्या ऐसे कारण हैं जिन कारणों से बेटा जी दोस्तों कि ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है? पॉपुलेशन के बढ़ने का कुछ कारण है और वो कारण क्या क्या है उनको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले कहूं तो इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज, जो इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज हैं आज की डेट में बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज है, दैट मीन बहुत सारी ऐसी डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज हैं, ओके, बहुत सारी ऐसी डिसऑर्डर डिजीज होती जो कि एक टाइम पर कहा मानी जाती थी इनक्यूरेबल है, उन पर भी प्रॉपर तरीके से मेडिकल साइंस का कंट्रोल आ चुका है। तो एक तो इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, बहुत सारे कंपोजिशंस हैं, बट जो बेसिक कह सकते हैं 4 कंपोनेंट है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं फॉर दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उनमें से एक है डिक्रीज इन डेथ रेट। देखिए दो चीजें हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट है, मैं इसको और पूरा लिख देता हूं, बर्थ रेट इक्वल टू
डेथ रेट। अगर ये दोनों बराबर है तो देर इज नो नेट इंक्रीज द पॉपुलेशन, मींस पॉपुलेशन का जो साइज है पॉपुलेशन साइज रिमेन सेम, मतलब पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं बढ़ते हैं, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो अगर बर्थ रेट और डेथ रेट किसी भी पॉपुलेशन में इक्वल है, दैट मीन द नंबर ऑफ मेंबर कम एडिंग इन द पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ द मेंबर रिमूव्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन अगर इक्वल है तो पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रहेगा, पॉपुलेशन का साइज नहीं बढ़ेगा, मेंबर नंबर ऑफ द मेंबर इन द पॉपुलेशन सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो यह हुआ कि ड्यू टू इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज के कारण जो बहुत सारी बीमारियां थी उन पे कंट्रोल कर दिया गया, इंप्रूव्ड जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बढ़ गया। तो जो अर्ली एज पर लोग ये कह सकते हैं कि जो ओल्ड एज बहुत ज्यादा तक नहीं पहुंच पाते थे, पहले ही मर जाते थे, अर्ली मर जाते थे, वो डिले हो गया था। अब लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेथ रेट क्या हुई, कम हुई। एक तो डेथ रेट का कम होना, दूसरा डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो मदर है, जो फीमेल है, उनकी डेथ रेट भी कम हो गई। तो इफ द मोर फीमेल सर्वाइव दे विल गिव बर्थ मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का भी डिक्रीज हो जाना है। बहुत सारे मतलब कहने का जब डिलीवरीज होती है कभी कभी बहुत सारा केसेस ऐसा आता है कि जो यंग वन होता है, न्यू बॉर्न होता है, वो उसकी डेथ हो जाती है। तो इन सब में डिक्लाइन आया। और चौथा रीजन बना इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। अगर मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं तो इंडियन पॉपुलेशन का ट्रेंड अलग तरीके का, वो कैसा ट्रेंड आपको दिखाता हूं। मान लो ये एक पॉपुलेशन का पिरामिड है, किसी पॉपुलेशन के पिरामिड में तीन टाइप के मेंबर होते हैं, तीन टाइप के मेंबर होते हैं। एक होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव, और तीसरे होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और जो इंडियन पॉपुलेशन है, इस इंडियन पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर ज्यादा है। और कोई भी पॉपुलेशन जो प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर की उसमें पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो आगे चल करके वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में ही तो चेंज होंगे। मींस इंडियन पॉपुलेशन में जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन में जो रिप्रोड्यूसिबल एज वाले पीपल हैं उनकी नंबर बहुत ज्यादा है। तो जिसके कारण यहां पर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ जाती है और फाइनली देयर इज ए क्या होता है, देयर इज ए कह सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। डन। तो देयर आर फोर बेसिक रीजंस बिहाइंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दैट इज इन डिक्रीज इन ओवरऑल डेथ रेट, डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड increase number of reproducible age members। अभी तो खैर इंडियन सेंसस चल रही है 2026 में, राइट, 2027 तक वो कंप्लीट होगी। बट अभी जो एनसीईआरटी में अपने पास डेटा है वो किसका डेटा दिया है, 2011 का डेटा है। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% मानी जाती है। और लेस देन 2%, कुछ जगहों पर ये एग्जैक्ट डेटा लिखा हुआ है 1.7 है, ठीक है, 1.7 पर 1000 पर ईयर, सॉरी 1.7 नहीं, ये हो जाएगा 17, 17, ओके, मतलब 17 पीपल बॉर्न पर 1000 में पीपल इन अ ईयर। बट एनसीईआरटी का जो डेटा लिखा लेस देन 2 दिया गया है। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। अलार्मिंग ग्रोथ इंप्लीकेशन सच एज रेट लीड रैपिडली एंड एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी। अब ये क्या है कि अगर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही, इस पॉपुलेशन पर कोई चेक्स ना लगाए गए तो बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे अगर मैं कहूं जो बेसिक प्रॉब्लम, जो बेसिक नीड है जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, उन्हीं की समस्या आ जाएगी। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, आ गए तीनों चीजें। भाई सिंपल, अगर पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ता है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो जियोमेट्रिकल होती है और रिसोर्सेज की ग्रोथ अर्थमेटिकल होती है। कि अगर
पॉपुलेशन 2, 4, 8 के सीक्वेंस से बढ़ेगी और रिसोर्सेज 1, 2, 3, 4 के रेशियो में बढ़ेगा। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है उस हिसाब से रिसोर्स नहीं बढ़ता है। तो जब रिसोर्स नहीं बढ़ेगा तो अनडाउटेडली जो बेसिक नीड्स हैं उनकी बहुत बड़ी स्कैर्सिटी खड़ी हो जाएगी। और आज प्रेजेंट टाइम पर अगर देखें हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग केवल भूख से मर रहे हैं। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग फेसिंग सीरियस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये जरूरी है कि वहां पर गवर्नमेंट का बहुत सीरियस इंटरवेंशन होना चाहिए। मींस गवर्नमेंट को कुछ अपने ऐसे बहुत ही कह सकते हैं हार्ड कुछ डिसीजन लेने होंगे जिससे इस अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जा सके। डन। चलिए आगे बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन स्ट्रेटजीज। मींस अगर इस पॉपुलेशन को हमें स्टेबलाइज करना है, फर्दर पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर रोकना है, या एक ऐसी स्टेट सेट कर दी जाए कि पॉपुलेशन जो है लगभग उतनी बनी रहे, उसे माइनर चेंज आ सकता है लेकिन बहुत ड्रेस्टिक चेंज जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं वो ना होने पाए। और उसके लिए हम क्या क्या ले सकते, जैसे कि कल्चरल मोटिवेशन, मीडिया एंड स्लोगन्स। मतलब जो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है, ये हो गए न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, रेडियो, इनमें बहुत सारे कुछ ऐसे कह सकते हैं प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए जस्ट इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्मॉल फैमिली। ये अवेयरनेस करना जरूरी है, लोगों को एडुकेट करना जरूरी है, प्रमोटिंग स्मॉल फैमिली जो आया कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, तो एक तो ये हो, दूसरी चीज है हमारे दो का नॉर्म है, एक समय चला भी था नारा, देन लीगल इंटरवेंशन। दैट मीन कुछ लीगल इंटरवेंशन से क्या है, खैर पहले तो अलग था बट अब ये इस डेट पर है कि जो फीमेल का मिनिमम मैरिजेबल एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए और मेल का 21 ईयर होना चाहिए। शायद जो भी करंट गवर्नमेंट अपने इंडिया में चल रही है, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, उसने शायद अभी एक नॉर्मल एक प्रपोजल, एक और नया प्रपोजल लेके आई थी कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो और वो किसी भी फेथ को बिलीव करने वाले क्यों ना हो, उन सब में मेल और फीमेल दोनों की जो मैरिजेबल एज होगी वो 20 ईयर होनी चाहिए। ओके, देन इकोनॉमिक इंटरवेंशन, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज टू इनकरेज। मींस कि जो लोग ऐसे हैं, जो पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके एक या दो बच्चे हैं, दैट मीन जो स्मॉल फैमिलीज हैं, उन स्मॉल फैमिलीज को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इंसेंटिव से बेनिफिट दिए जाए। जैसे मान लीजिए उसको मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिल दिया जाए, या कुछ टैक्स में रिबेट मिल जाए, या कुछ अदर टाइप का उसको कुछ गवर्नमेंट का जो योजनाएं होती है, कैसे जो गवर्नमेंट की कुछ की स्कीम्स होती हैं उनसे उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिल जाए, तो अनडाउटेडली जो स्मॉल फैमिली के लोग हैं वो तो बेनिफिटेड होंगे ही होंगे, लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी इस डायरेक्शन में सोचेंगे कि यार ये जो लोग हैं इनको गवर्नमेंट से ये वाली स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है और इस स्कीम का बेनिफिट इनको इसलिए मिल रहा है क्योंकि दे हैव द स्मॉल फैमिली साइज। तो हो सकता है उनका भी माइंड सेट ऐसा आए कि वो भी अपने फैमिली को एक लिमिटेड नंबर तक ही रखना चाहें, दैट मीन लिमिटेड फैमिली साइज रखें वो। तो मतलब कुछ ऐसे मेथड्स होने चाहिए, ठीक है। और चीजें और बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को एडुकेट किया जाना चाहिए कि स्मॉल फैमिली के बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए सीधी बात है कि जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिली में ज्यादा होंगे तो उनको भी केयर करने, नरिश करने के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। और बहुत सारे केस पर ऐसे होते हैं कि बच्चों की प्रॉपर जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है, एजुकेशन नहीं हो पाती है, उनकी जो अदर बेसिक नीड्स होते हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो आज के सिनेरियो पे अगर मैं बात करूं, आज के महंगाई के सिनेरियो पे अगर बात करूं, तो बहुत ये जरूरी है कि फैमिली का साइज लिमिटेड होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट इसलिए कि वो जो बच्चा है उस बच्चे को की जो अच्छी परवरिश है वो भी आसानी से की जा सके। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो आपका उस बटन आइकन उसको प्रेस करिए, आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। ओके, मेरे पास और कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है, सिर्फ यही एक रिसोर्स है जिसके हेल्प से मैं अपना नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाता हूं, जस्ट विद द पर्पज, विद द ऑब्जेक्टिव कि आप सब लोगों का मैं एकेडमिक एक्सीलेंस इंप्रूव कर सकूं, एनहेंस कर सकूं, और आप सब लोगों को मैं क्या कह सकते हैं, आप लोगों से मैं अपने इसी माध्यम से जुड़ सकूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।